सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज की इस टॉपिक में हम लोग करने हैं तो आई का पूरा सब पढ़ेंगे कैसा क्या इसमें क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। साथ ही साथ जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी सारे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं अपने नेचर में, वो जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आई का देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं हमारी आई बनी हुई है ब्यूटीफुल सी। सबसे जो आउटर्स का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया है लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर कॉर्निया। कॉर्निया का मेन काम क्या होता है? एक तो रिफ्रैक्शन, ठीक है, कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइफ। रिफ्रैक्शन का मतलब इस तरह से, ठीक है, उसको रिफ्रैक्ट करवाता है। और इसी को हम डोनेशन में जब बोलते हैं आई डोनेट करी, तो एक्चुअल में कॉर्निया का डोनेशन होता है वो। ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट। देन हम थोड़ा सा और अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वे वुड सी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज़ आइरिस। आइरिस क्या कर रहा है? आइरिस इस पीपल को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज पीपल, पुतली, जिसको आँख की पुतली बोलते हैं। और इन, ठीक है, ये आँख की पुतली है और इनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक, पुतली का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। कितनी लाइट एंटर करेगी नहीं करेगी वो सब पीपल डिसाइड करेगा। पीपल को कौन रेगुलेट करेगा? ये आइरिस करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर एक्वस ह्यूमर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द कॉर्निया एंड मेंटेन्स द आई प्रेशर। एंड आई प्रेशर की वजह से हमारा एक डिफेक्ट भी होता है आई में, वो भी हम देखेंगे। आइरिस की बात करेंगे, इट इज़ अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ लेंस। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई। आइरिस से ही कलर ऑफ द आई, जो ब्लू आई, आपने ब्लू आई किसी का देखा होगा, ब्राउन आई देखा है, जनरली ब्लैक होता है, तो आइरिस कलर वो क्या करता है, उसको इम्पार्ट करता है कलर। ठीक है, पीपल क्या है, उस अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करेगा। देन इसके जस्ट पीछे वी वुड सी अ लेंस। ये लेंस कैसा नेचर का है? ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग हमने ऐसे ही तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है। और ये कैसा नेचर का होता है? कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है। इसका नेचर कॉन्वर्ज करने का होता है और लाइट को क्या करता है? कॉन्वर्ज करके फोकस करवाता है। कहाँ पे फोकस करवाता है? रेटिना पे। ओके, अब इस लेंस को जो है, ये लेंस क्या करता है? जैसे हमें दूर देखना है, हमें पास देखना है। जैसे अभी मेरे सामने स्क्रीन है और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एकदम बहुत पास में, लगभग कितना होगा, लगभग आई थिंक 15 सेंटीमीटर होगा, 15 to 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। एंड अगर अभी मुझे एकदम 20 मीटर मान लो दूर देखना है, ठीक है, 20 मीटर या फिर, है ना, इतना दूर देखना है, तो ये क्या है कि अपनी अपनी अपने अपने शेप को ये क्या करता है? चेंज करता रहता है। दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, आई कैन चेंज, और जो आई का लेंस है, इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ द सीलियरी मसल्स। एक्चुअल में दीज आर द सीलियरी मसल्स विच आर कंट्रोलिंग द लेंस। ओके, और लेंस की ये सीलियरी मसल्स, ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी की वजह से उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी आती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब हम लेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेंस से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर हमें जो फ्लूइड देखने को मिलता है दैट इज़ योर विट्रियस बॉडी या विट्रियस ह्यूमर। एंड यहाँ पे जो हमारी रेज फोकस हुई है दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। और ऐसा पार्ट रेटिना का जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स अटैच्ड होती हैं, तो वहाँ पे तो इमेज बनेगी नहीं। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर इमेज नहीं बनती है, वहाँ जहाँ से रेटिना से डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? तो कॉर्निया पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया, पेपिल पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया, रेटिना पढ़ लिया, ब्लाइंड स्पॉट पढ़ लिया, पावर कन्वेक्शन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया आई के रेस्पेक्ट में ना। अब आई के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, इसने कॉन्वर्ज किया रेटिना पे, इमेज बन गई। फॉर एग्जांपल रेटिना में ना कॉन्वर्ज करके यहाँ पहले कर दे, फॉर एग्जांपल यहाँ कर दे, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्यों फोकस करेगा? वो क्यों करेगा? क्योंकि इसकी पावर बहुत बढ़ चुकी होगी इसलिए, क्योंकि बहुत मोटा हो चुका होगा इसलिए। और यहाँ पे क्यों फोकस करेगा? क्योंकि इसकी पावर है नहीं उतनी, यानी इसने अपनी कन्वर्जिंग पावर को कहीं ना कहीं थोड़ा खो दिया है, यानी कि वो दूर जाके बन रही है, तो इसको थोड़ा सा पास लाना पड़ेगा, दूर बन रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? मायोपिया में इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, फ्रंट में बनती है। क्यों? क्या पास देख रहे हो, पास देखे 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 वो क्या है कि एकदम मोटा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है? थोड़ा एक ऐसा लेंस लगा देना है इसके सामने जो इसके ऑपोजिट नेचर का हो, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस एंड विच इज कॉनकेव लेंस। सो टू करेक्ट द मायोपिया वी यूज द कॉनकेव लेंस विच इज अ नेगेटिव पावर लेंस। ओके, एंड मायोपिया को ही हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, एंड हाइपरमेट्रोपिया की बात करें जिसको फास्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इट इज द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रही है। एंड क्योंकि पीछे बन रही है मतलब उसने कॉन्वर्जिंग पावर अपनी खो दी है, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट और इम्पार्ट अ
इम्पार्ट मोर कॉन्वर्जिंग पावर टू दिस आई स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसने अपनी कॉन्वर्जिंग पावर को खो दिया है। तो यहाँ पर हम सेम नेचर का लेंस यूज़ करेंगे विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेचर का लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स हम पहले ही देख चुके हैं, कॉनकेव केव गुफा है, नेगेटिव नेगेटिव। कॉन्वेक्स का सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। जनरली ये आपको एजेड लोगों में देखने को मिलेगा, जो यंग या फिर बच्चे होते हैं उनमें ये मायोपिया देखने को मिलता है। प्रेस बायोपिया की अगर बात करेंगे तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी लेंस है उसके क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है तो वो खुद को एकोमोडेट नहीं कर पाता है दूर और पास के लिए। तो ऐसे केसेस में हमें बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका कॉन्वेक्स और यहाँ पे होता है कॉनकेव, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से भी सवाल पूछता है कि ऊपर क्या होता है कॉनकेव दूर देखने के लिए, कॉन्वेक्स पास देखने के लिए। देन अगर बात करेंगे तो ये क्यों हो रहा था, बिकॉज लेंस हार्डन हो गया था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। जनरली अगेन एजेड लोगों में देखने को मिलता है। ग्लोकोमा ट्रैकोमा ये डिफेक्ट्स होते हैं रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू आई प्रेशर। जो आई के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है इमेज जो फॉर्म हुई है उसको ब्रेन तक पहुंचाना है एंड उस पर रिएक्शन देना देन। तो ऑप्टिक नर्व्स अगर आपकी डैमेज हो जाएंगी तो आप ये मानिए चाहे आपकी आंख चाहे भले कितनी अच्छी ना हो वो आप देख ही नहीं पाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी आंख देखते ही नहीं है, आपकी देखता तो ब्रेन है, तो जब ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं वो इमेज तो फिर आप वो देख ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसी वजह से क्या होगा कि आप पूरी तरह से, और ये क्या होता है इर्रिवर्सिबल नेचर का होता है, जितना अगर आपका चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोतियाबिंद होता है जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट के तहत जो भी आपका विजन लॉस हुआ है इट कैन बी रिस्टोर्ड, उसमें सर्जरी होती है वो रिस्टोर हो जाता है। उसमें क्या होता है जो हमारा लेंस होता है उसमें एक मिल्की इस तरह से परत चढ़ जाती है, लेयर आ जाती है, जिसको हम हटा देते हैं सर्जरी से। बट ग्लोकोमा ट्रैकोमा में ऑप्टिक नर्व्स का जो डैमेज हुआ है तो डैमेज करेक्शन कांट बी डन, ठीक है। उसको डैमेज जो डैमेज हुआ है उसको अनडन नहीं किया जा सकता है। तो जितना विजन गया सो गया। पेरिफेरल विजन पहले होता है देन उसके बाद धीरे धीरे वो सेंटर की ओर आता है। ग्लोकोमा हेरिडिटरी होता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है बट जनरली हेरिडिटरी ही नेचर का होता है। ट्रैकोमा आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है देन ट्रैकोमा होता है, ठीक है। टोनोमेट्री होता है टू मेजर द आई प्रेशर, जिसको कि हम इंट्राक्युलर प्रेशर भी बोलते हैं। इंट्राक्युलर प्रेशर होता है टू दैट वही जो आई का फ्लूइड का प्रेशर होता है वही, और उसके लिए हम टोनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तो टोनोमीटर का यूज़ नहीं होता, अभी तो काफ़ी डिवाइसेस आ गई हैं, आप अपनी ठोड़ी रखो एकदम, पता नहीं कुछ एकदम से प्रेशर मारते हो एकदम हवा सी आती है और वो प्रेशर वो आई का प्रेशर आपका एग्जैक्टली बता देता है वो, ठीक है। तो क्लियर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें क्या होता है, ये हेरिडिटरी नेचर का होता है। इसमें रेटिना मेड ऑफ कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स आर एब्सेंट। तो रेटिना में कोन सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ पर मिसिंग होती हैं कलर ब्लाइंडनेस के केस में। तो रॉड सेल्स तो होंगी बिकॉज कलर विजन के लिए आपकी जो कलर विजन होता है उसके लिए कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। चलो ब्लैक एंड वाइट के लिए रॉड सेल्स होती हैं। प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म में थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है कि व्हेन वाइट लाइट इज मेड टू पास थ्रू इट, तो पहले तो ये देख लो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल। देन ये डेंसर है, रेयर है, तो ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल होगी वो ये होगी डॉटेड लाइन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना है, दिस जितना भी ये हुआ आपका इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन जा ऐसे रही, तो ये जो पूरा एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन किसी लाइट रे का उतना ही कम होगा, रिमेंबर दैट। तो जब हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं प्रिज्म से तो ये 7 डिफरेंट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं जिससे ये बनी होती है वो यहाँ पे टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि हर जो वेवलेंथ की लाइट है जो इसके अंदर भरी पड़ी है उसके लिए ये अलग अलग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसकी वजह से अलग अलग डेविएशन होगा। रेड का डेविएशन कम है एंड सबसे ज़्यादा किसका डेविएशन है, वॉयलेट का। रेड का डेविएशन सबसे कम है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन है। तो इसीलिए सातों ये अलग अलग कलर हो गया जिसको कि हम विब ग्योर करके याद रखते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब ग्योर। तो ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आओगे डिक्रीजिंग वेवलेंथ है तो डेविएशन भी इंक्रीज होगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और या फिर आप वही बोल सकते हैं, ये वही है एनर्जी।
मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर वेवलेंथ यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी और एनर्जी बढ़ रही होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिज्म वाला भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ये फ्रीक्वेंसी का है जहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, जिसको कि हम इस तरह से याद करते हैं, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। तो ये जो ये ऑर्डर है ना राइट से लेफ्ट का, ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ हो जाएगा। लेफ्ट से राइट लोगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग एनर्जी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे विजिबल लाइट का कितना क्या फ्रीक्वेंसी का रेंज है और कितना वेवलेंथ का रेंज है। थोड़ा सा ये हर्ट्ज में आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और नैनोमीटर में ऊपर वेवलेंथ लिखी हुई है। तो विजिबल 1-2 का बीच बीच में याद कर लो, सो दैट पूछेगा तो तुमको ये ऑर्डर तो याद हो ही गया, रिच मैन इन विक्टोरिया, और तुमको पता है यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, नहीं वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैंने याद कर लिया कि 10⁻16 हर्ट्ज अल्ट्रावायलेट की है और एक्स रेज उसके आगे आता है, तो ऑब्वियसली बात है 10⁻18 20 इसी टाइप का होगा, उससे कम तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी बीच बीच में बस 2 की याद कर लो, तो विजिबल की एक याद कर लो और एक एक्स रेज की याद कर लो, या फिर माइक्रोवेव्स की याद कर लो, एक्स रेज की याद कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं फैक्ट्स कुछ, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ हमें फिनोमेना देखने को मिलते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, वो देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि रेनबो ये क्यों बनता है, ठीक है। तो रेनबो सबसे पहली बात तो ये तो आपको पता है कि जब बारिश होती है एंड धूप होती है तो रेनबो देखने को मिलता है, बट दिस यू शुड नो कि रेनबो हमेशा ऑपोजिट टू दी जो सन होता है वो बनता है, हमेशा ऑपोजिट टू सन बनेगा। यहाँ पे होता क्या है कि जो रे ऑफ लाइट आती है वो स्ट्राइक करती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, देन रिफ्लेक्शन होता है, देन फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो एक जो हमारा रेन ड्रॉप है उसमें 2 रिफ्रैक्शंस होंगे एंड एक रिफ्लेक्शन होगा, एंड दैट टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्रैक्शन एंड एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो रेनबो बनेगा इट वुड बी फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन। 2 रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट है। तो यहाँ पर डिस्पर्जन हो रहा है वाइट लाइट का, दैट इज वो ब्रेक हो रही है 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 रंगों में वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है और रेनबो बना रही है। तो रेनबो हमेशा ऑपोजिट बनता है एंड ये हमारा प्राइमरी रेनबो है, ठीक है। और रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, प्राइमरी रेनबो, जिसमें कि हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? प्राइमरी रेनबो में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी में 2 होते हैं और थोड़ा सा फेंट होता है, और उसका ऑर्डर ऑफ कलर भी जो होता है वो भी रिवर्स होता है, ठीक है। ना कमिंग ऑन टू द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज जैसे स्टार है ये, तो इसकी हमें एपरेंट पोजीशन दिखने लगती है, क्योंकि होता ये है कि जैसे अर्थ है, अब अर्थ और स्टार के बीच में बहुत सारा क्या है, यहाँ पर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं और हर लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है कि जो उसकी एपरेंट पोजीशन है, मतलब जो रियल पोजीशन है वो ना दिखती, कि हमें उसकी एपरेंट पोजीशन दिखती है, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है वो ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम सन को देखते हैं सुबह के टाइम पे, एकदम सुबह एकदम लाल लाल जो सूरज हमें दिखता है, जस्ट ऐसे सनराइज़ किया है, एक्चुअल में अभी वो सनराइज़ आया नहीं है, बस हमें उसका एक रिफ्रैक्शन दिख रहा है सन ही, लेकिन एक्चुअल में उसका रिफ्रैक्शन दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिरर लगाया, तुम यहाँ पर खड़े हुए, तुम इस आदमी को डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, लेकिन इसमें इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वहाँ से देख सकते हो। याद है तुमको वो पद्मावत वाली थी ना, वही मूवी, ठीक है। तो उसमें जिसमें नहीं उसको रणवीर सिंह को जो खिलजी बना रहता है उसको दिखाने की बात होती है कि रिफ्रैक्शन दिखाया जाएगा तुम्हें कुछ सेकंड्स के लिए, तो डायरेक्ट नहीं देख सकते हो लेकिन उसको इनडायरेक्टली देख रहे हो, तो है वही लेकिन इनडायरेक्ट है, तो वही सेम है यहाँ पे, ठीक है। उसकी सन की आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रही है, आपको एपरेंट पोजीशन उसकी दिख रही है। तो बस तुम अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हूँ, ठीक है। तो एपरेंट, अभी आपको कन्फ्यूजन होगा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन किसमें, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो एपरेंट पोजीशन यानी कि सन एक्चुअल सनराइज अभी यहाँ पर है, बट एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखने लगा हमें वो, और जब सनसेट हो जाता है तो सनसेट होकर यहाँ पहुँच गया, बट फिर भी अभी हमें दिख रहा है उसकी एपरेंट पोजीशन। तो सनराइज से 2 मिनट पहले, सनसेट के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखता रहता है।
क्लियर है? तो ये भी क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। देन आते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई का एक्चुअल कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, यानी कि इफ़ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर देन दी कलर ऑफ द स्काई वुड हैव बीन ब्लैक। जो स्पेस में लोग जाते हैं उनको ब्लैक ही दिखता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतना जब जो वाइट लाइट आती है सन से, वो हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी लेयर्स होती हैं, इतने हमारे पार्टिकल होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, स्कैटर करा देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वहाँ पे। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, लाइट बिखर जाती है और हमें वो दिखने लगता है ब्लू ब्लू, क्योंकि जब ब्लू कलर होता है उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्यास्त होता है, सनराइज सनसेट, उस टाइम पे भी आप देखो एकदम सूरज लाल दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होता ये है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे वो बहुत दूर है हमसे। आप देख लो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर होगा, अगर हम दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की बात करें तो डिस्टेंस कितनी कम है, तो पूरी वाइट लाइट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है कि वाइट लाइट के जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो बिखर जाते हैं, ब्लू सब बिखर जाते हैं। बचता है रेड। रेड क्यों बचता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका याद करो डेविएशन भी सबसे कम होता है। अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो उसका डेविएशन भी रेड का सबसे कम होगा, तो वो यहाँ तक आ जाती है। बाकी सब क्या होते हैं? स्कैटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर दिख रहा है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं बताऊँ उससे पहले, अब देखो, एक तो हमने ये पढ़ा, एक ये पढ़ा, एक ये पढ़ा और एक ये पढ़ा। जहाँ पे भी एपरेंट पोजीशन का हो कि भाई हमें ये इधर ना दिख के पहले दिख रहा है, बाद में दिख रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिख रहा है, वहाँ रिफ्रैक्शन है। जहाँ भी कलर की बात करते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, जहाँ भी कलर की बात करते हैं कि द आंसर वुड बी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होगा कलर के रिस्पेक्ट में और पोजिशन के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्शन होगा। खत्म बात। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको होने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम एंड लाइट शुड हिट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ना व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको, लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उतना टाइम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एंगल होता है, जैसे कि हमने ये लाइट पास करवाया, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई डेंसर से, मान लो पानी भरा है, ये हवा है, या ग्लास है, ये हवा है, यहाँ से मैं पास करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और इंक्लिनेशन दिया तो ये ऐसे हुआ, थोड़ा और दिया तो ऐसे हुआ। फिर एक ऐसा एंगल आता है कि ये वहाँ ना जाके, मतलब इस मीडियम में ना जाके ये इधर आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि जो उसका एंगल है वो ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल कर देंगे, ख़त्म बात, वो वहाँ पर TIR हो जाएगा। ठीक है। दिस फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, जैसे कि मिराज, जो कि आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही दोपहर में अगर ट्रैवल कर रहे हो कार में तो आपको सामने पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते तो कोई पानी नहीं होता, फिर आगे दिखाई देता है। दिस इज नोन एज द फिनोमेना ऑफ मिराज, जो कि जनरली हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। ऑलराइट, वी आर डन विद द टॉपिक एंड दिस इज़ योर माइंड मैप इन हिंदी। दोनों आपको मिलेंगे पर हमारे CC टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड। हमारे 2 लेक्चर और बाकी हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड हमारा फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। एंड आपको बताना है लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगा के कि आपने लेवल 1 और लेवल 2 में कितना स्कोर किया। थैंक यू।